अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया सत्ती। प्रोग्राम है हकीकत क्या है। नाज़रीन, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसके बाद हमने देखा कि अमेरिका, इसके इत्तेहादी ममालिक की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और ये कहा गया है कि रूस को नताइज भुगतने होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस इसके भुगतने होंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, अमेरिका, उसके इत्तेहादी ममालिक और रूस के दरमियान कशीदगी उरूज पर है, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब भी रूस के दौरे पर मौजूद हैं। एक तरफ इस दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा करार दिया जा रहा है, चाहे सियासी मामलात हों, अस्करी हवाले से, मुआशी हवाले से ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस दौरे पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में जब ज़ाहिर अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान भी ताल्लुकात को इतने मिसाली नहीं है, ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार हैं, और फिर रूस के हवाले से जो कशीदगी सामने आ रही है मगरबी ममालिक और रूस के दरमियान, ऐसे वक्त में प्राइम मिनिस्टर को ये दौरा जो किया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, क्या इसके कोई नताइज भुगतना पड़ सकते हैं? पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब से किसी किस्म का दबाव आ सकता है? वेस्ट इस दौरे को कैसे देखेगा? ये और बहुत सारे अहम मामलात हैं जिन पर आज प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब ने। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड और सीनियर एनालिस्ट हारिस नवाज साहब ने भी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एहतशाम साहब, अगर आपसे आगाज करें तो सर, कैसे देखते हैं एक ऐसे वक्त में प्राइम मिनिस्टर का दौरा है रूस, जब हम देख रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला भी कर दिया है और फिर हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका है, इत्तेहादी ममालिक है, उनके जो ताल्लुकात हैं, हम देख रहे हैं कि उनमें कशीदगी भी बरकरार है। तो कैसे देखते हैं इस दौरे को आप? देखिए, इसकी अहमियत दो तरह से बहुत ज्यादा है। एक तो इसको इस तरह देखना चाहिए कि ये दो तरफा मुज़ाकरात, जिसको बायलैटरल रिलेशन कहते हैं, उसकी डायमेंशन है, और दूसरा इसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेज है, जिसको हम कहते हैं डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेज है। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अब ये सब लोग जो कह रहे हैं उसकी टाइमिंग शायद हमारे लिए ठीक नहीं थी, क्योंकि रूस ने बाकायदा यूक्रेन पे हमला कर दिया। रूस एक तरफ है और पूरा वेस्ट और अमेरिका एक तरफ है। टेंशन लग रही है बढ़ाकर उसको। ऐसे मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना, अगर से पहले से विजिट का हुआ था, तकरीबन 3 हफ्ते पहले, जब ये प्रेसिडेंट पुतिन से मिले थे हमारे प्राइम मिनिस्टर चीन में यस मई ओलंपिक्स के दौरान, उस वक्त उन्होंने दावत दी थी, टाइमिंग रखी गई थी। लेकिन ये तो बड़े दिनों से चल रहा था कि हमला करना है उन्होंने। और आपको याद है कि प्रेसिडेंट बाइडेन को उसकी एजेंसी ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया था कि ये खुद वाले दिन बच्चा हमला कर सकता है, और वही हुआ, कल रात को उन्होंने हमला किया। इस हवाले से तो लोग शायद ये कहेंगे कि जबकि अब रूस से कोई आना नहीं चाह रहा था इस देश से, पाकिस्तान का क्यों जाना हुआ वहां पे जी। और दूसरा है कि पुतिन लोग कहते हैं कि अपने मकासद के लिए इनको इस्तेमाल कर सकता है। घंटे की मीटिंग कहा जा रहा, 3 घंटे तक मीटिंग हुई, गैस के करीब हुई। तो जाहिर है वो तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दुनिया को देगा कि देखिए, मुझे तो लोग से मिल रहे हैं, सही इलेक्ट्रिक पाकिस्तान से मुझे मिलने आया, वो तो लेजिटिमेसी पा रहे होंगे सारे। सही, ठीक है। बहरहाल वो कहते हैं सफारती जुबान में जो अपॉर्चुनिटीज जो है ना, सब जगह पे होती है, जो अपॉर्चुनिटी खाली नहीं जाती है। देखना ही नहीं है कि जिनका जॉइंट कैबिनेट जारी होगा मुज़ाकरात के बाद ग्रुप का, अगर उसमें पाकिस्तान थोड़ा सा ढंग तरीके से प्ले करता है, हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग सही ये कहते हैं कि ये तो ठीक है, पीसफुल तरीके से यूक्रेन का मसला हल करना चाहिए, और साथ साथ की सिक्योरिटी जो है ना उसको भी इंश्योर करना चाहिए। चाइना भी कह रहा है, चाइना ने भी आपको देखा बिल्कुल कहा है इस हवाले से, कभी उसको एडवाइस किया है रूस को कि आप नहीं होना चाहिए, कब्जा नहीं होना चाहिए, लेकिन रूस की सिक्योरिटी के हवाले से भी उसके खदशात है, वो भी दूर होने। सही, ठीक है। हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हारिस नवाज साहब, सर आपको क्या लगता है किस तरह की कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो हमारे लिए हो सकते हैं? जाहिर है अमेरिका और वेस्ट के भी अपनी जगह पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो कैसे देखेगा अमेरिका इस दौरे को? देखें सोनिया, बात यह है कि पाकिस्तान इज़ अ सॉवरेन कंट्री, और इस वक्त अगर आप देखें ओवरऑल जो जियोस्ट्रेटेजिक पोजीशंस है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, क्वाड ग्रुप बन गया है, उनके तमाम इंटरेस्ट उनके साथ हैं, और पाकिस्तान को काफ़ी हद तक उन्होंने इग्नोर भी किया। आपने देखा कि FATF में भी देख लें, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में देखें, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के मामले में देखें, पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगाने की बात देखें, पाकिस्तान से वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। हर मुल्क अपने दूसरे एवेन्यूज़ देखता है। ये अभी वो टाइम आ गया है कि यू फाइंड न्यू अलायंसेस एंड यू फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और इससे किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान शुड नॉट बी बॉदर के
अमेरिका के चाइना से क्या रिलेशनशिप है या इंडिया से क्या रिलेशनशिप है, हमें अपनी रिलेशनशिप रखनी है, बिजनेस भी और डिफेंस रिलेटेड भी। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी एक हिस्टोरिक मूवमेंट थी जब पुतिन ने चाइना में पाकिस्तान को इनवाइट किया और पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया, और फिर इन एनवायरनमेंट में रशिया कुड हैव सेड कि यूक्रेन के हालात खराब है, हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको ऑनर किया और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को पूरे 3 घंटे दिए हैं पुतिन ने बिकॉज ऑफ दिस इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये एक बड़ी बात है। सेकंड ये देखें बायलैटरल रिलेशनशिप में हमें कितना फ़ायदा है। हमने उनसे बात की होगी कि हमें एनर्जी रिसोर्सेज 50% यूरोप को रशिया जो है वो गैस देता है। अभी वो कराची से कसूर तक की पाइपलाइन बिछाने में तैयार हैं, उसके लिए हमें कितना बड़े अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर उसके बाद आप ये देखें कि वेपन एमुनिशन हम उनसे पहले भी ले थे, अब और ज़्यादा हमारे ताल्लुकात हो जाएंगे। फिर इस तरह की कई चीज़ें जो आप देखते हैं वो आपको इसमें फ़ायदा होता है। फिर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में पाकिस्तान बात करेगा रशिया से, FATF की बात की होगी, वो ज़रूर डिस्कशन की होगी। फिर अफगानिस्तान की प्रॉब्लम डिस्कस की होगी कि कैसे अगर अफगानिस्तान रशिया के साथ ताल्लुकात का मतलब है सारे सेंट्रल एशिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, अगर उनसे अच्छे ताल्लुकात, अगर अफगानिस्तान इशू ख़त्म हो जाए, आप सोचें रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान सेफ और गवादर पोर्ट हमारा ऑपरेशनल, कितना बड़ा इकोनॉमिक जंप मिलेगा। तो आप अपने एरिया में हमेशा नेबर्स में स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करते हैं। यू ऑलवेज ट्राई कि आप अपने नेबर्स में, अपने रीजन में स्ट्रॉन्ग हो। बाकी अमेरिका बिग कंट्री है, यूरोप बहुत बड़ा है, हमने सबसे एंगेज रहना है, लेकिन अपने मुल्क के फायदे में जो हमें नजर आता है वो हमने करना है। अपने मुल्क के मुफाद में जो हमें नजर आता है वो करना चाहिए। एहतशाम साहब, आपने सुनी गुफ्तगू हारिस नवाज साहब की, सर आपको क्या लगता है? एक तरफ तो ज़ाहिर बात होती है मुआशी, सियासी और अस्करी हवाले से ज़ाहिर एक बड़ा अहम दौरा है, हमें इकनॉमिक जंप भी मिलेगा, लेकिन वेस्ट के साथ आपको लगता है कि ज़ाहिर हमारे अपने मुफादात भी हैं, हमारी मैशत का ज़्यादातर दारोमदार जो है वेस्ट से है, फिर IMF के मामलात हैं, फिर FATF का आगे इजलास होने वाला है, तो कैसे पाकिस्तान बैलेंस कर सकता है ताल्लुकात को? देखो, मैंने हारिस नवाज साहब से बात कर रहे थे, वो मुझे नहीं सुनाई दिया जी किस तरफ से बंद था या क्या था। जी लेकिन जो सवाल आप पूछ रही है, सवालों से तो बड़ा जाहिर सी बात है कि अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ ताल्लुकात जैसे बार बार बात होती है कि अमेरिकन को जिस तरीके से हमें बहुत से हवालों से हमें बेल आउट करते हैं। मतलब आप देख लें 45% हमारी एक्सपोर्ट जो अमेरिका की है। अमेरिका दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ पे हमारी मदद की जाती है। यूएन को अगर आप देखें तो 25% के करीब तो उनकी आप देखें हमारी एक्सपोर्ट वहाँ पे है, तो ये क्लोज टू 75% एक्सपोर्ट हमारी वहाँ पे है। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा होता है तो ज़ाहिर है हमारी भी मुश्किल होगी। दूसरा ये कि इंटरनेशनल लेवल पे जो अमेरिका की सी है और फिर जिस तरीके से अमेरिका ने हिंदुस्तान को चौधरी इलाके का बनाया हुआ पुलिसमैन चाइना से भी लगाने के लिए तैयार है, क्वाड भी बन गया एक तरफ से, दूसरी तरफ अमेरिका अपने आदाब चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान को भी इस्तेमाल करता है। तो ये सारी चीजें FATF का आपने जिक्र किया, मीटिंग होने वाली है, वहाँ से क्या नतीजा निकलेगा उसके भी अपने आप देख लें मसाइल हमारे भी हो सकते हैं। IMF के साथ आप देख लें, अब बात हो रही है कि हमें $20 बिलियन चाहिए मौजूदा माली साल के खत्म होने तक, यानी 30 जून को। फिर उसके बाद अगले माली साल में हमें $27 बिलियन चाहिए अपने वापस कर्जे करने के लिए। 2024 में ये अमाउंट चली जाएगी $50 बिलियन। बिल्कुल अगर अफ्रीका और इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बायलैटरल क्रेडिटर ये अगर सामने नहीं आते तो हमारी भी तो मुश्किलात होगी। सही, बिल्कुल। कहते हैं कि हमें शुरू में चाइना UAE और सऊदी अरब में बेल आउट किया होता तो हमारा डिफॉल्ट हो चुका होता। ये वो एक नाजुक से पहलू है जिसपे पाकिस्तान को नजर रखनी होगी, क्योंकि बड़े सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को बैलेंस करना चाहिए चाइना, अमेरिका और रशिया के दरमियान ताल्लुकात को। नाजुक के साथ हम हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी कोई ऐसी नहीं हो सकती। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हो गई है, हमें बंद करने पर मजबूर किया जाता है कि लोगों से बात करके कर्जे में पुराने कर्जे उतारने के लिए नए कर्जे चाहिए। तो ये सिर्फ नारेबाजी की हद तक से सोनिया हो सकता है, बिल्कुल अमेरिका को इग्नोर कर दिया जाए। मुझे भी अच्छा नहीं लगता अमेरिका का इतना डिक्टेट कराना कम, लेकिन बहरहाल उनके जिस तरह इंटरेस्ट है 43% उनके IMF में शेयर है, वो कहते हैं कि हम क्यों इस्तेमाल करने दें। आपको याद होगा एंट्री ब्लिंकन जो वज़ीर खारजा हैं, उन्होंने कहा था हम क्यों IMF के जरिए पाकिस्तान को पैसा दिलवाएं, इसलिए कि पाकिस्तान चाइना के कर्जे वापस करें। तो ये बड़ी नाजुक की सूरत हाल है, बिल्कुल बहुत मुश्किलात है। सही। अब ये कामयाब
भारत सारी सोनिया चीज होती है वो कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अभी आप देखते हैं अब बड़ी मुश्किल से 4 महीने बाद हमारे अमेरिका के कश्मीर की मंजूरी हुई है, हमारे जो साबिक आजाद कश्मीर के उनकी मंजूरी हुई है यहाँ पे। और अब देखना यही है कि वो जाएंगे, बातचीत करेंगे, तल्लुकात कैसे बेहतर करेंगे। सही, उसके साथ ठीक है, जाते रहते हैं अमेरिका में, पहले वहीं से बिल्कुल, बहरहाल प्रेसिडेंट बाइडेन ने फ्रांस से पाकिस्तान, ठीक है, जब से नवाज आए हैं इमरान खान साहब से उन्होंने बात की थी, बिल्कुल, और अमेरिका जो है ना पहले तो यही कहता था कि काउंसिल प्रेसिडेंट के अलावा बात नहीं करनी। तब एक अच्छी चीजें हुई हैं जो पिछले अब देखेंगे दौर में सही, डायरेक्टर लेवल के लोग अमेरिका से जो आए स्टेट डिपार्टमेंट के पर्सनल सही, पॉलिसी चलाते हैं, हाँ, उन्हें पाकिस्तान के काम में मिलिट्री और सही, काम में कन्विंस किया है कि आप हमें जान पीट के मत देने अचानक के काम में हम हाँ, आपके साथ करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, बिल्कुल, बस के तरह। तो देखने के लिए सोनिया ने कितनी महारत के साथ हम सफारत, सही, कितनी महारत के साथ जो है वो हम ताल्लुकात को बैलेंस कर पाएंगे। हारिस नवाज साहब, जाहिर है अब ये जो तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, सर आपको क्या लगता है इसके बाद हम देख रहे हैं कि ग्लोबली एकदम से ऑयल प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चली गई हैं, फिर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो बड़ी एशिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं, दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो अब हम देख रहे हैं क्रैश कर गई हैं, तो ग्लोबली ये किस तरह से इम्पैक्ट करेगा तनाज़ा दुनिया को? देखें, इकोनॉमिकली तो ठीक ठाक ये इम्पैक्ट करेगा, ख़ास तौर पे अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया पे लगती हैं तो 50% ऑफ यूरोप का जो है गैस सप्लाई वो रशिया से होती है, और अगर ये वो ब्लॉक करते हैं, जैसे अभी नॉर्थ 3 जो एक गैस पाइपलाइन लगाई थी रशिया ने डायरेक्ट बाल्टिक सी के नीचे से ला के उन्होंने जर्मनी को दी थी, वो तकरीबन अब तैयार होगी, सिर्फ सर्टिफिकेशन रह गई थी, तो उसको भी जर्मनी ने रोक दिया है। तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक इफेक्ट आएगा, और इसीलिए पाकिस्तान को इसलिए एक्सप्लोर करना चाहिए कि पाकिस्तान में एनर्जी सोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए हैं। अगर वहाँ कम होती है तो पाकिस्तान शुड एक्सप्लॉइट दिस सिचुएशन और हमें इसको फ़ायदा उठाना चाहिए। पेट्रोल प्राइसेस डेफिनेटली अब 102-3 पर चली गई, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये इससे पाकिस्तान में इकोनॉमिक इफेक्ट बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत होगी, पेट्रोल के बढ़ने से अब तमाम चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन में कीमत बढ़ जाती है। ये हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि इन एनवायरनमेंट में जब पहले ऑपोजिशन तैयार बैठी है तो गवर्नमेंट कैसे आवाम को रिलीफ दे सकती है, इवन इफ यू हैव टू फेस सम इकोनॉमिक बर्डन, और आपको ये ज़रूर इसमें सब्सिडी देनी चाहिए, या अपने जो टैक्सेस लगाए हुए हैं लेवीज वो कम कर दें, ये ज़रूर हुकूमत को करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक और देखें, अमेरिका चाहता था कि ये लड़ाई हो जाए, क्योंकि वो जितना यूरोप डिपेंडेंट हो रहा था रशिया पे, अमेरिका नेवर वांटेड कि यूरोप से पूरा उन पर डिपेंडेंट हो जाए। नंबर 2 है कि रशिया की डिमांड क्या थी, सिंपल डिमांड थी कि आप ईस्टर्न यूरोप में जो आपने वादा किया था उनको नेटो में नहीं लेंगे। नंबर 2, जो आप रशिया में ये यूक्रेन में जो आप अपने ट्रुप्स ये फौज भेज रहे हैं, एमुनिशन भेज रहे हैं, मिसाइल भेज रहे हैं, जहाज भेज रहे हैं, डोर्ड एंड सर्कल रशिया ये वापस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जान के नहीं किया, इतना हाइप क्रिएट किया कि अल्टीमेटली देन रशिया हैड टू एक्ट, और ये सिचुएशन हो गई है। आई थिंक पाकिस्तान ने बड़ी बैलेंस पॉलिसी रखी हुई है। रशिया से हमारे ताल्लुकात बायलैटरल हैं, हमें उनको इंश्योर करना चाहिए, और हमें बड़ी मैयर रिस्पॉन्स करने की जरूरत है इसको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज सीनियर एनालिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब, मैं अगर आपकी तरफ आऊँ तो सर आपको क्या लगता है, जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि ज़ाहिर है ग्लोबली ये इम्पैक्ट करेगा, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं मौशी हवाले से, तो सर पाकिस्तान पर इसके असरात क्या हो सकते हैं? ऑलरेडी महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमतें पहले ही देखें, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ बल्कि चंद दिन हुए 12 रुपये बढ़ा दी हैं, तो ये फिर पाकिस्तान को कैसे सर इम्पैक्ट करेंगी चीज़ें? देखिए, बगैर लफ्ज़ सिवाय तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात है। हम कोई सियासी लोग तो नहीं है कि सियासी नारेबाजी करके हम बता के देंगे, बड़ी एक गुडी पिक्चर की पेश कर दे, तो हमारे हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप देख लें ऑयल एक्सपोर्ट बिल ही यहाँ से आप अंदाजा कर लेना कि $9 बिलियन का सालाना था जो $20 बिलियन का हो गया। इसी तरह कमोडिटी प्राइस इस तरह ऊपर चली गई है। उसके बाद आप देख लें आज के बाद जो ऑल टाइम सोना हाई हो गया, डॉलर आपने देखा किस तरीके से $102 बैरल जो है ना फेल हो चुका है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई यूरोप की, और 15 से 20% गैस प्राइसेस दुनिया में बढ़ गई है। तो इसका ज़ाहिर है इम्पैक्ट हम पे भी होगा और बड़ा सीरियस नोयत का होगा। हम कैसे कूद कर सकेंगे? हम तो पहले किसी किस्म का रिलीफ उसको हुकूमत देने में कामयाब नहीं हो पाई बावजूद कोशिश के। तो ये वो सवाल है
है, क्या करना है, एक जिसको कहा जाता है बताना है, एक मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप, सारी सियासी जमातें तो सियासत से ऊपर होकर सोचें कि फिर हमारा मुल्क किधर जा रहा है, खुदा ना खास्ता ये कुछ हो गया तो हमारी सियासत कितने जाएगी। हम तो आपस में लड़ मर रहे हैं, लेकिन आपस में मुल्क का बड़ा नुकसान हो रहा है, बिल्कुल सीरियस क्राइसिस से गुजर रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन पहले से जो है ना थोड़ी सी बेहतर तो हुई है, लेकिन बैकलॉग जितना सवाल मिला है इमरान को वो दिनों में तो नहीं ठीक हो सकता। बिल्कुल यस, इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, इत्तेफाक राय करने की जरूरत है, दुनिया को मैसेज देने की जरूरत है कि इसकी सियासी क्यादत असली की क्यादत देखते हैं, हमें कुछ सीरियसली लेगा। अदरवाइज तो आप देख लें जिस तरह काफी बयान आए दिन आते हैं सियासी जमातों के, हुकूमत के और बाकी इदारों की तरफ से, तो दुनिया ज्यादा लगा नहीं इसलिए कि इतनी इतनी मुश्किलात ज्यादा है तो हमें हमसे डील करते हुए लोग कतराते हैं। तो मेरा कहना वक्त आ गया कि लोग बड़े बड़े फैसले करने के लिए तैयार हो और उस मुल्क को इस दलदल से निकालें जो एक डेट क्राइसिस जितना बड़ा बढ़ गया हमारा, सही जीडीपी और हमारा डेट वो ऑलमोस्ट 100% के करीब पहुंच गया, 95% है। तो क्या करेंगे आज खुदाना खास्ता आपका मेरा भी प्लाट सामान चीजें बिक भी जाए तब भी, और जिसको कहते हैं कि हमारा कर्जा वापस नहीं हो सकता, तो संगीन सूरत हाल है जिसपे सिर्फ बातों से नहीं अमली तौर पे कुछ करना होगा। सही सही ठीक। अच्छा एहतशाम साहब, जिस तरह से आपने बात की कि मुल्क जो है वो जाहिर है क्राइसिस में झकड़ा हुआ है, लेकिन हुकूमत के लिए ऑलरेडी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर अंदरूनी सियासत की बात करें तो आप देखें अपोजिशन जो है वो अलग से एक बनाया हुआ है, हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से हिकमत अमली बनाई जा रही है। ज़ाहिर है बड़ी डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब को जो है वो वज़ीर आज़म बनाने का कहा गया है, फिर चौधरी बरादरान में से वज़ीर आला पंजाब का कहा गया है परवेज़ इलाही साहब को। तो सर आपको क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में सूरत हाल के किस रुख जाती देख रहे हैं? आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कोई खतरा है? क्योंकि जिस तरह से अभी आपने भी बात की कि ऑयल प्राइसेस भी बढ़ने वाली हैं, अगर ये पेट्रोल मजीद महंगा हो जाता है, महंगाई मजीद बढ़ जाती है, तो जाहिर है आवाम को आप जितनी मर्जी मुतमईन करने की कोशिश करें, जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन दें कि वजूहात क्या हैं, अल्टीमेटली ब्लेम तो गवर्नमेंट पे ही आना है। जहाँ तक खतरात का जिक्र है, हुकूमत के लिए मुश्किलात तो है। मतलब हम यही कहें कि अदम एतमाद वाला मामला सिर्फ फोके फायर करने वाली बात है तो मैं नहीं समझता। अब जाहिर है जिस तरीके से उन्होंने सारा फोकस लॉन्ग मार्च वगैरह तो अपनी जगह वो करके देख बैठे या नारे लगा चुके कि हम करने देंगे, असेंबलियों से इस्तीफे देंगे, वो नहीं हुआ। तो इसमें तो जाहिर लग रहा है कि बड़ा सीरियस की उन्होंने काम किया, बंदे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अखबार चौधरी साहब खुद कह रहे हैं 3 बंदे को वापस किया गया और ट्रेडिंग शुरू हो गई है। अब जाहिर है उन्होंने तो आखिरी हद तक वो जाएंगे। अब उनको मुख्तर हल्कों की सपोर्ट है या नहीं है ये हम कुछ नहीं कह सकते। एक चीज है कि वल्नरेबल हुकूमत बहुत ज्यादा ना, 5 बंदे अगर पीएमएल के बरादरान एक साइड पे हो जाते हैं तो हुकूमत कैसे आती है? 11 बंदे पंजाब से हट जाए पीएमएल के तो हुकूमत फारिग हो जाती है। तो जाहिर है बहुत चीज जिसको कहते हैं बीच विकट पे है, बड़ा मुश्किल फासला रास्ता है हुकूमत के लिए क्या करना है। लेकिन सर इतना एतमाद क्यों है गवर्नमेंट के अंदर? ये सारी चीजें हाँ थोड़े अफसर के लिए एक किस्म का है कि हुकूमत अपने जो एक कहना चाहिए मुश्किल हालात से गुजर रही है दूर हो जाए। तो सर आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं आप कल ले आए, आप अदम एतमाद, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन को ना घबराने का मशवरा दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं लगता है अननर्व है गवर्नमेंट या फिर कॉन्फिडेंट है? उनको लगता है कि ये ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले कुछ नहीं होगा हमारे खिलाफ। देखिए इतना बड़ा भी नहीं है, मतलब अगर आप कहेंगे कि हुकूमत जो है वो अपना एक कहना चाहिए भागने वाला चेहरा ना दिखाए, इससे नोट को तो बेस तो नोट को कहेंगे ना, तो कहीं हुकूमत जा रही है ज्यादा हुकूमत तो ये कहेगी कि मजबूत है तकड़े और खुद तक कुछ हद तक उन्होंने काउंटर भी कर दिया और सारे मसले को। लेकिन एज वी स्पीक हुकूमत की मुश्किलात तो है। अदम एतमाद के बारे में मतलब बजाय लगता है इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जितनी वो तैयारी कर रहे हैं तो अब हाल भी इस तरह दाम लग रहा है खर्च करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इसके बाद तो फिर यू कैन एक्सपेक्ट एनी डैम थिंग, कुछ भी हो सकता है। और सारे प्रोसेस में असल सीरियस हो रही है, नुकसान किसका हो रहा है, मुल्क का हो रहा है, आवाम को हो रहा है। ये सियासी लड़ाइयाँ अपनी लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपने पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, पोलिटिकल अपने जिसको कहना चाहिए मामला को सेटल कर रहे हैं। ये जिसको कहते हैं कि हमें पिक्चर सामने आ रही है, बहुत कॉन्फिडेंस हो ना हो
ये होगा वो होगा, लेकिन इतना आसान काम नहीं है, उन्हें भी समझ आ जाएगी कि ये इतना आसान काम नहीं। सही, लेकिन एहतशाम साहब एक बात बताएं कि ये शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर की गई है, वजीर आला पंजाब का ओहदा दिया गया है परवेज इलाही को, तो पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए पीपल्स पार्टी जो है ना वो बड़े इसको कहना चाहिए सही तरीके से अपने स्मार्टली खेल रही है। उन्होंने 2023 तक जो है ना इलेक्शन जो है ना वो चाहते हैं कि ना हो, उसको भी रोक के रखे हैं उन्होंने। ये तो देखे नवाज शरीफ कहते थे सीधे सीधे कि हमें नए इलेक्शन चाहिए, तो गजारी साहब कहते थे नए इलेक्शन नहीं होंगे, इसी पे बैठ के आप करें तो बात करें या कोई तरीका ढूंढे, तो जाहिर है बहुत स्कोर कर रही है। गजारी साहब ने सुनिए बड़े अच्छे कर रही है गजार तल्लुकात को स्थापित करके, वो उनका मामला ऐसा नहीं है, वो अपना ये भी कर बात है। कहने वाले लोग कहते हैं कि बिलावल को आगे लाएंगे, वो उससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कई लोग तो कहते हैं कि अगला चांस जो है बिलावल का भी हो सकता है, अगर ये दूसरी बात है। लेकिन गजारी साहब अपनी कार्ड इस तरीके से खेल रहे हैं कि वो सियासी जमातों के साथ भी मिल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी। अच्छा, और सबसे बात है कि पिछले 12 साल से सिर्फ हुकूमत उनके पास है। 2023 के इलेक्शन के बाद की तरफ लोग गेन कर रहे हैं कि 2027 तक जो है ना वो फिर आगे तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है। केसेस का है, केसेस से अपनी जान छुड़ा लिए, मतलब ये है कि जमातों में सारे बाहर आ गए, सारे केसेस सरकारी साहब कराची शिफ्ट करके ले गए, मिसाइल मुश्किल के एमएलए के लिए वो फ्लाइट नहीं कर सकते, वो उनको डेफिनेटली इत्तेफाक करना पड़ेगा, इनकी बात सुननी पड़ेगी, तब जाके मामला किसी जो है ना वो तरफ जाएगा। लेकिन एहतशाम साहब ये एक इन्होंने पीडीएम बनाई थी मिलके, वो तो इनसे चली नहीं है। 1-2 महीने के बाद ये एक दूसरे पर सिलेक्टेड इल्जामात लगाना शुरू हो गए, क्या कुछ इल्जामात एक दूसरे पर नहीं लगाए, तो ये मिलकर हुकूमत कैसे चलाएंगे? देखिए मिलकर तो हुकूमत ही चला सकते हैं। आपको याद होगा कि जब अपना पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई थी तो उन्होंने कहा था कि जी मिलकर हुकूमत चलाते हैं, और उन्होंने पीएमएलएन के कुछ वज़ारा को भी किया था, और आपको याद है साहब को उन्होंने वज़ीर खजाना भी बनाया था, लेकिन तो 4-6 महीने बाद इनके इख्तिलाफात पैदा हो गए थे, परे हो गए थे। बात तो ये कि जब आज इस हुकूमत को हटाने के बाद जब ये इकट्ठे होंगे फिर इसके इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे। तो ये अनएथिकल सी गेम है ये, जब तक कि कहते हैं ना कि नया एक पॉलिटिकल मुकाबला नहीं होता जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी बैठ के फैसले नहीं करती थे। हमें जो नेशनल इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं, बड़े बड़े इश्यूज के अंदर इत्तेफाक राय नहीं करते, जैसे कश्मीर है, फॉरेन पॉलिसी है, हिंदुस्तान है, अमेरिका और रशिया के साथ, चाइना के साथ ताल्लुकात कैसे रखने। अभी हुकूमत चीन के साथ चलना चाहती है, चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना चाहती है और दावा भी करती है। उसका पीएमएलएन कहती है कि चाइना के साथ ताल्लुकात खराब हो गए, चाइना हमसे नाराज है। अब इस तरह के स्टेटमेंट तो नहीं आने चाहिए ना फॉरेन फ्रंट पे, बिल्कुल ऐसे तो नहीं देते। आगे राय हो बड़े बड़े इश्यूज पे कोई हुकूमत आए तो दूसरी जाए, चाइना के साथ ताल्लुकात लॉन्ग स्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बुनियादों पे हमारे हो, इस तरह रूस के साथ, अमेरिका के साथ, मिडिल ईस्ट के ममालिक हुआ, इसी के 56 ममालिक के साथ हो। कंसिस्टेंसी इज अ बज़वर्ड। सही। अच्छा एहतशाम साहब आखिर में मुझे ये बता दें कि जाहिर है हमने देखा कि हमेशा से नवाज शरीफ साहब और ये अपोजिशन की जमातें ये शिकवा करती नजर आई हैं कि जो मुंतखब हुकूमतें उनको मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। 90s में जो कुछ भी हुआ है, नवाज शरीफ आज भी बाहर बैठकर यही शिकवा करते हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि हालात जैसे भी हों इस वक्त जो मुंतखब हुकूमत है उसको फेयर चांस मिलना चाहिए ये साबित करने के लिए कि वो कितना कामयाब हुई या नाकाम हुई? चलिए मैं क्या कहूँ, जो बड़े नरम गोशा रखते हैं पीएमएलएन के लिए भी, वो भी ये कहते हैं कि कुछ पार्टी के वाले भी ये कहते हैं कि जी इस हुकूमत को अपनी पूरी टर्म करनी चाहिए, और फिर ये कि अगर वक्त से पहले आप लोगों को निकालेंगे तो फिर आपके साथ क्या होगा। मतलब यही काम जो पीएमएलएन वाले कहते हैं कि जी हमारी 2018 वाली हुकूमत को इन्होंने हटाया, वक्त से पहले हटाया तो सारे समाज करते थे इमरान खान के तरफ, वो कहते हैं यही काम आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कहेगा। लिहाजा ये कि भारत के सही 5 साल मुकम्मल करें, अपनी टर्म पूरी करें, इलेक्शन के जरिए आप आए ताकि ये सिस्टम जो है ना बरकरार है। सिस्टम अगर बरकरार रहेगा तो उसके फ्रूट शायद बन जा पाए, लेकिन अगर वैध जमहूरी तरीके से आप हटाने की कोशिश करेंगे, अगर ये वैध जमहूरी तरीका नहीं है लेकिन इसको अच्छा भी नहीं समझा जा रहा है, बिल्कुल पैदा होगी, पैदा होगी, इकोनॉमिक कंडीशन जो है पहले दुनिया और पूरी होगी, तो देखना ही चाहिए कि काम को किया जाए जिससे हमारी इकोनॉमी जो है ना वो उसका रिवाइवल जो सही हुआ है उसमें तो कामयाबी हो सके। ठीक है। लड़ाई मार चुकाई इससे नहीं सियासी बुनियादों पे पार्लियामेंट के अंदर बाहर
लड़ते रहे तो जाहिर है प्रोसेस में मुल्क का नुकसान होगा, लोगों का नुकसान होगा, पॉवर्टी और बढ़ेगी, गुर्बत में इजाफा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख के बाहर आ रहे हैं, जॉब है नहीं, इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं रहा, बड़े बड़े अदारे छोड़ के चले गए। तो ये मुश्किल सवाल है जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करे। सही सियासी जमातें तो बड़े बड़े इश्यूज पे इत्तेफाक राय हो तो उसके बाद इस पे इख्तिलाफ न पैदा करें। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।